अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 12 रोज जारी रहने वाले कलअदम तहरीक लब्बैक के मार्च और धरने के बाद बिलाखिर हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान और दीगर उलमा के साथ इस्लामाबाद में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुआहदे का ऐलान किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान इत्तफाक राय से मुआहदा तय पा गया है, लेकिन मुआहदा किन शराइत पर हुआ और इसकी तफसीलात क्या है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कौम के साथ शेयर नहीं की, इसलिए मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सवालात भी नहीं लिए गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी और आने वाले दिनों में इस मुआहदे के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहदे में तय होने वाले नुकात की निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के क़याम का ऐलान भी किया है और ये भी कहा है कि इस मुआहदे को कलअदम जमात के अमीर हाफिज साद रिजवी की हिमायत भी हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने से पहले ये फैसला हो गया। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद व हिमायत हासिल है। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। जिम्मेदारों की यकीन दहानी पर आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर लफ्ज़न व मानन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा गया कि मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, लेकिन जराए के मुताबिक इस मुआहदे में तय पाया गया है कि कलअदम जमात आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी और एक सियासी जमात के तौर पर सियासी धारे में शरीक होगी। जराए के मुताबिक हुकूमत कलअदम जमात के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी, जबकि दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। हुकूमत TLP को कलअदम करार देने का फैसला वापस लेगी। जराए का यह भी दावा है कि मुजाहिरीन आज रात पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे और सड़कें और रास्ते खोल दिए जाएंगे और हुकूमत इस धरने और मार्च के शुरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यह मुआहदा किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल पेश आने से पहले हुआ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से पहले मुआहदा हो गया और ये खुशाइन बात है, लेकिन 12 दिन के इस धरने और एहतजाज में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हैं और दर्जन के करीब की हालत तशवीशनाक है। इस कीमती जानी नुकसान के अलावा 10 दिन तक GT रोड और रावलपिंडी के अलावा GT रोड पर वाक़ तमाम शहर बंद रहे, कारोबार मफलूज रहा और तजारती और माशी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा आम आदमी की जिंदगी भी मुतासर हुई। अगर ये कीमती जानों का नुकसान, माली नुकसान नाखुशगवार सूरत-ए-हाल नहीं है तो क्या है। दूसरी तरफ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम में शामिल वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत ने और तमाम कौम ने टेलीविजन कवरेज के जरिए सड़कों पर मासूम शहरियों को जाँ भाग और जख्मी होते देखा है, इसलिए हुकूमत ने अमन और बेहतरी का रास्ता चुना है। और कौम ने टेलीविजन पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को जख्मी होते देखा। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मीडिया ब्रीफिंग में तमाम उलमा इकराम और कलअदम तहरीक लब्बैक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे का ऐलान किया और कहा कि इस मौके पर मीडिया के सवालात नहीं लिए जाएंगे। इससे पहले हुकूमत की जानिब से
वफाकी वुज़रा ने कलअदम तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुज़ाकरात किए, जिनके मुतालिक मुफ्ती मुनीवर रहमान ने कहा कि 12 से 13 घंटे की मुशावरत से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से और उसकी सरबराही अली मोहम्मद खान करेंगे। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का आगाज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया था, लेकिन मामलात को जिस टीम ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है उसमें ये दोनों वफाकी वुज़रा मौजूद नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ इस मुआहदे के लिए कोशिश करने वाले मौलाना बशीर फारूक, जिन्होंने कल इस सिलसिले में आर्मी चीफ से भी मुलाकात की थी, उनका कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1000% यही चाहते थे कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए। आर्मी चीफ ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं थे, बल्कि इनका जोर मुज़ाकरात पर था। और ये जो मुआहदा हुआ है इसमें 1000% किरदार आर्मी चीफ का है। बशीर भाई ये बताएं कि आर्मी चीफ का कितना बड़ा किरदार है, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है मैटर जो है सॉर्ट आउट करने के हवाले से? वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क में अमन हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात की? ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा किरदार है? 1000% किरदार, 1000% सर, 1000%। और ये देखेंगे माशाल्लाह मुआहदा तय होता है मेरे हाथ में, आप ऐसे करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मुज़ाकरात में शरीक मौलाना बशीर फारूक ने मुआहदे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया और ये कहा है कि आर्मी चीफ मुज़ाकरात और अमन के हक में थे। अहम बात यह है कि हुकूमत इस एहतजाज के दौरान कई बार ये दावा करती रही है कि इस बार रियासत की रिट बहाल की जाएगी, किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। खुद वजीर आजम भी ये कह चुके हैं कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। वुज़रा मुजाहिरीन के पास क्लशिनकोव की मौजूदगी के दावे करते रहे हैं और कलअदम जमात पर भारतीय रवाबित का इल्ज़ाम भी लगाते रहे। वफाकी वुज़रा ये भी कहते रहे हैं कि कलअदम TLP 7वीं बार इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रही है और हर दफ़ा इस तंजीम के मुजाहिरीन कोई ना कोई बहाना बनाकर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये सब बातें और दावे मुसलसल वुज़रा करते रहे हैं, लेकिन अब मुआहदा हो गया है जो यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन क्या इस मुआहदे के नतीजे में हुकूमत अपनी रिट बरकरार रख पाएगी? क्या हुकूमत को कोई गारंटी दी गई है कि कलअदम TLP के मुजाहिरीन अब धरनों पर नहीं बैठेंगे, सड़कें बंद नहीं करेंगे और इस किस्म के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से परहेज करेंगे? इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद तफसीली अपने मेहमानों से बात करेंगे। इस पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब और फ़हद हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। ज़राए से कुछ तफसीलात तो सामने आई हैं, क्योंकि ऑफिशियली इस मुआहदे के हवाले से कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? इस मुआहदे में किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है और क्या वजह है कि हुकूमत इस मुआहदे को पब्लिक नहीं कर रही है? मेरी जो मालूमात हैं वो तो ये है कि एक चंद दिनों के बाद तहरीक लब्बैक कलअदम नहीं रहेगी और 10-15 दिन में हुकूमत इस प्रोसेस को मुकम्मल करेगी और उसके कलअदम हैसियत को ख़त्म कर देगी। वो एक कानूनी तंजीम बन जाएगी। दूसरा, जो तहरीक के इस वक्त के सरबराह है साद रिजवी, उनको अदालती प्रोसेस के ज़रिए 1 हफ्ते में रिहा कर दिया जाएगा और फिर जो शूरा के बाकी अरकान हैं तो जिनके मामलात अभी अदालत तक नहीं गए उनको फ़ौरन रिहा कर दिया जाएगा और जिनके मामलात अदालत में हैं तो उनको भी 8-10 दिन तक अदालती प्रोसेस के ज़रिए रिहा करवा दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम 4th शेड्यूल में हैं तो उनके नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए जाएंगे और एक शर्त उसमें ये है कि जो साबका मुआहदे हैं दोनों, उस पे दोनों फरीक अमल दरामद के पाबंद होंगे और यानी उन मुआहदों को भी एंडोर्स कर दिया गया है। और एक उसमें ये है कि बाकी जगहों पे तो सड़कें वगैरह खुल जाएंगी लेकिन धरना इमीडिएटली ख़त्म नहीं होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक TLP का मुतालबा तो ये था कि जब साद रिजवी रिहा होंगे
तो वो खुद जाके वहाँ पे धरना ख़त्म करने का ऐलान करेंगे और फिर उनकी क़ियादत में वो धरने के शुरका उनको घर तक ले जाएंगे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जब मुआहिदे पे 50% अमल हो जाएगा तो उस सूरत में वो उस धरने को भी ख़त्म कर देंगे। सही। फात साहब, कुछ अहम नुकात जो है बताए हैं सलीम साफ़ी साहब ने। अब हुकूमत तो पिछले चंद दिनों से यही कह रही थी कि मुज़ाकरात सिर्फ एक नुक्ते पे हो सकते हैं कि पहले आप सड़कें खाली करें, धरना ख़त्म करें, फिर आगे बात होगी। लेकिन ये तो बहुत अहम बातें हैं जो कि इस वक्त ज़राए से भी सामने आ रही हैं। सलीम साफ़ी साहब भी बता रहे हैं, आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन है, और वजह क्या है? इस मुआहदे को पब्लिक क्यों नहीं किया हुकूमत की जानिब से? शुक्रिया शहजाद। देखिए, सलीम साफ़ी साहब की खबर में शायद दुरुस्ती होती है तो मैं उस पर बिलीव करूंगा कि बात ऐसे ही है। और इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि हुकूमत जो कह रही थी वो नहीं कर पाई। यानी आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब काबीना मीटिंग के बाद वजीर इत्तलात ने ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा था कि वजीर आज़म साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी भी तंजीम को रियासत को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको हर हवाले से कायम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब देखिए कि लगातार जो है वो यू टर्न हुए हैं और पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो मामला को देख रहे थे, फिर उनकी जगह एक और टीम सामने आई और उसके बाद अब ये तीसरी टीम सामने आई। तो यानी हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है। और अगर वाकई में जो अग्रीमेंट हुआ है उसके जो मुंदरजात हैं वो ऐसे ही है जिसका भी जिक्र हुआ, तो मेरे ख्याल में इसमें तो फिर कोई शक रह ही नहीं गया कि हुकूमत ने एक बार फिर घुटने टेके हैं उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले कई सालों से 3, 4, 5 साल से हुकूमत हर बारी घुटने टेकती है जब भी टीएलपी जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू करती है। तो फिर हुकूमत को, रियासत को हासिल क्या हुआ है फात साहब इस मुआहदे से? क्योंकि माजी में भी मुआहदे हुए, उसके बाद भी बार बार एहतजाज होता रहा। आपके ख्याल में क्या ये हुकूमत मनवाने में कामयाब हुई है कि दोबारा कलअदम टीएलपी जो है वो मार्च नहीं करेगी इस्लामाबाद की तरफ, वो पुरतशद्दुद धरने एहतजाज नहीं करेंगी? क्या कम से कम ये आपके ख्याल में इस पर कोई गारंटी लेने में कामयाब हुई होगी हुकूमत? देखिए शहजाद, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये आप बड़ी क्लोजली आप भी देखते हैं, सलीम साफ़ी साहब तो हम सबसे ज्यादा जो है वो गौर से इन तमाम मामला को देखते हैं कि ये पावर स्ट्रगल है और इसमें देखा जाता है कि किसने कितनी कुव्वत का मुजाहरा किया। और अगर इस इक्वेशन में बार बार ये साबित होता है कि हुकूमत या रियासत जो है वो घुटने टेकती है और टीएलपी जो है वो हर बारी कुछ ना कुछ लेके जाती है, तो उसमें अगर आप टीएलपी के लीडर हैं तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? आप तो यही करें कि जब भी मैंने जो है वो सड़कों पे आकर और पुरतशद्दुद एहतजाज किया है तो मुझे उसका फायदा हुआ है। तो ये गारंटी किस तरीके से मुमकिन है कि कल को ऐसा नहीं करेंगे? आपने तो उनको मजीद जो है वो रीजन प्रोवाइड किया है कि कल को वो अपने मुतालबात को और बढ़ाएं। और ये याद रखिए शहजाद, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि टीएलपी जो है सियासी जमात है और उसने इलेक्शन में लड़ना है। उसने अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसने अपने नारे को एक सियासी रंग देना है, उसने ये काम करने हैं जो वो कर रहे हैं। तो अगर ये रियासत समझती है कि घुटने टेक कर उन्होंने अपनी बात मनवा ली है तो मेरा ख्याल है ये रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो खामख्याली। सलीम साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की रिट मजबूत हुई है या जैसे फात साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने दोबारा घुटने टेक दिए हैं? और क्या आपको लगता है कि इस बात की कोई गारंटी हुकूमत को मिल सकी है कि दोबारा धरना नहीं होगा, दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बात नहीं होगी? कि ये गारंटी लेने में हुकूमत कामयाब हुई है? नहीं शहजाद, हुकूमत को तो कई हवालों से सुबकी उठानी पड़ी है। अब पहले तो देखें कि ये जो मामला शुरू हुआ तो उससे ये पता चला कि जो पहले 2 मुआहदे हुए थे तो उस पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। तो एक तो ये हुकूमत जो रियासत मदीना का नाम लेती है वो वादा खिलाफ हुकूमत के तौर पर सामने आई। दूसरा, फिर उसमें इस हुकूमत के अंदर एक जो कन्फ्यूजन है और एक अजीब व गरीब किस्म का जो है बचपनापन है वो सामने आ गई कि देखिए फैसल वावड़े ने कह दिया कि जी वो उन 2 वज़ीरों ने तो वज़ीर आज़म को बताया ही नहीं था। उधर से उन 2 वज़ीरों ने आके कह दिया कि जी हम कैसे कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर। फिर तीसरा, इसमें आप देखें कि आज तो जब ये मामला ख़त्म हो गया तो उनके तर्जुमान और वज़ीर अब फिर मैदान में आ जाएंगे और उनकी जो है ज़ुबान दराजी का अमल फिर शुरू कर लेंगे और अपोजिशन के पीछे भी पड़ जाएंगे और मीडिया और अपोजिशन के लिए
वो जितने बहादुर हैं इस मामले में वो उतने बुज़दिल साबित हुए हैं। तो अब जो एक आध वज़ीर जो इस लिहाज से क्लियर भी था, मसलन फवाद चौधरी, तो हुकूमत से ये चीज़ भी मनवाई गई कल कि वज़ीर आज़म ने अपने 2 वज़ीरों की सुबकी की इस लिहाज से कि उनके मुतालबे पे उनको निकाला गया मीटिंग से। तो ये भी एक हुकूमत के लिए बड़ी रुसवाई और पसपाई का मामला था कि जो वज़ीर पहले बोल चुका था। फिर रात को जो 3:30 बजे तक ये मुज़ाकरात हुए तो उससे फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी बाहर रख दिया गया, बल्कि ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये लोग बैठे हुए थे ये भी बिल्कुल इनका किरदार भी नुमाइशी था। और फिर आज एक और जो बड़ा ब्लंडर हुआ है, मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ारजा को क़तन इसमें नहीं बैठना चाहिए था जिस तंजीम को, लेकिन उनको क्रेडिट लेने का शायद बहुत शौक़ है कि कल आप यूरोपियन यूनियन के साथ, उस दुनिया के साथ आप पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर इंटरेक्ट करते हैं और जिस तंजीम को कल तक आप इंडिया से पैसे लेने वाली तंजीम और शिद्दत पसंद और कलदम करार दे रहे थे, उनके साथ बैठ के एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो बहुत सारी महाजों पे बहुत कुछ खोया है और पाने का। ये बहुत अहम नुक्ता सलीम साफ़ी साहब आपने बताया, लेकिन अब मुझे आप दोनों से मैं पूछूंगा बारी बारी। पहले फाद हुसैन साहब आप ये बताइएगा कि फिर हुकूमत कहती है हमारे पास ऑप्शन क्या है जब हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हो, हम अगर ताकत का इस्तेमाल करें, असले का इस्तेमाल करें, वहां पे जानी नुकसान हो तो उससे भी ना सिर्फ हुकूमत कमजोर होगी बल्कि इंतशार और फैलेगा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास और हल क्या है, मुआहिदा करके, बातचीत करके ही मामले को खत्म कर सकते हैं। आपके ख्याल में कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता था, कोई बीच का रास्ता निकल सकता था जिसमें जानी नुकसान भी ना हो और हुकूमत की रिट भी नहीं कॉम्प्रोमाइज हो? देखिए शहजाद, पहले आप कई साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट को आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप उसको अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करें, और जब वो आप कर लेते हैं और वो प्रोजेक्ट जो है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो आपके गले पड़ जाता है और फिर आप सोचते हैं कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो ये इससे ज्यादा बड़ी सितम ज़रीफी क्या हो सकती है। ये खुद एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, रियासत ने खुद बनाया है, बतदरीज हुकूमतों ने जो है वो उसके सामने घुटने टेके हैं। ये कोई कल की बात तो है नहीं, यानी ये 6ठी बार हो रहा है कि इस तरीके से ये टीएलपी ने ये एक मार्च किया है। 2017 में अगर इफ आई रिमेंबर माय डेट्स करेक्टली, 2017 में ये मार्च वजूद में आई है, 4 साल हो गए हैं। हर बारी ये मामला हुआ है, उसका नतीजा वही निकला है। यानी मैं शहजाद देखिए, ये वो फिल्म है जो हर साल बाद जो चलना शुरू होती है, उसी तरीके से पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, उसी तरीके से पुलिस वालों की शहादतें होती हैं, उसी तरीके से जो है वो रियासत घुटने टेकती है और उसी तरीके से वो एक मुआहदे पर दस्तखत होता है। ये बार बार वही चीज हो रही है। अगर रियासत में हुकूमत में इतना लॉन्ग टर्म विजन होता तो वो कई साल पहले से अपने ही गलत को सुधारने के लिए काम शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन हम तो डे टू डे चलते हैं। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ये अग्रीमेंट उसी तरह का हुआ है जिस तरह का लग रहा है तो ये आखिरी बार नहीं है कि ये कार्रवाई हो रही है, ये फिल्म फिर चलेगी। तो सलीम साफ़ी साहब, अब गलती तो हो चुकी, मॉन्स्टर वो कह रहे हैं फाद हुसैन साहब हमने खुद ही पैदा किया है, अब कैसे दोबारा मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए? हुकूमत कहती है हथियार का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, उससे तो और मसाइल बढ़ेंगे, हमें बातचीत के जरिए मसला हल करना है। कोई ऐसा सोल्यूशन है अब हुकूमत के पास जिससे आप जो है हुकूमत की रिट भी कायम करें और आप दूसरी तरफ जानी नुकसान भी ना होने दें? ये कोई सोल्यूशन है या नहीं है ये सोल्यूशन अब हुकूमत के पास? देखिए शहजाद, मैं तो टीएलपी हो या बलोच मिलिटेंट हो या कुछ बाकी इवन टीटीपी हो, मैं तो इन सब के बारे में अपनी एक ओपिनियन रखता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तानी रियासत की जो हालत हो गई है और फिर इस वक्त जिस तरीके की जो हुकूमत इस वक्त हमारे सिरों पे मुसल्लत है, तो इनके होते हुए किसी भी सूरत वो ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मैं सब चीज़ों का पॉलिटिकल सलूशन के हक़ में हूँ। और फिर टीएलपी का मामला तो चूँकि उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, मुक़द्दस नाम पे ये सारा मामला शुरू किया है और वो बड़ा हसास मामला है, तो मैं इसलिए भी इस मामले में तो बिल्कुल मैं ताकत के इस्तेमाल के हक़ में नहीं था। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप पॉलिटिकली मैनेज करते हैं और हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, नंबर 1 कि इस तरह की तंजीमों की तख्लीक के वक्त
आप उसको पिटी सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन आज ये जो हुकूमत है, इन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को ख़राब करने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए किस तरह TLP के बयानिए को सपोर्ट किया। ये शाह महमूद कुरैशी जो आज उनसे डील कर रहे थे, ये क्या उनके धरने में जाके नहीं बैठे थे? फिर आप इनके इब्रारुल हक की तकरीरें निकाल दें। तो एक तो अगर आप ये चीज़ें ना करें तो इस तरह की तंजीमों को फलने फूलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार से लगाते हैं तो फिर इस तरह की तंजीमों को मौका मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बड़ी ये जो मौजूदा सेटअप है बड़ी शॉर्ट साइटेड, आज मसला हल हो गया तो कल वो उसको भूल जाएंगे। मसलन पिछली मरतबा इनके साथ जो मुआहिदे किए गए, अब एक तो पहले देखना चाहिए था कि वो मुआहिदे काबिल अमल है या नहीं, लेकिन मुआहिदा हो गया, आज मकसद हल हो गया, अगले दिन हुकूमत और वजीर और मुशीर फिर दूसरे पिटी मसाइल। लेकिन इसमें साहब आप जो बात करें कि कोई भी इस तरह का मामला हो उसको आप ताकत से ना रिजॉल्व करें, आप कोशिश करें कि नहीं होता ना, हुकूमत की तरजीहात में फिर ये शामिल नहीं होता। अब इसके बाद भी अगर इसका प्रॉपर फॉलो अप हो जाए तो इन चीज़ों को पॉलिटिकली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह माजी में भी मुआहिदा कर लिया, नाकाबिल अमल भी था, अगले दिन हुकूमत अपने उन चीज़ों में, नैब को कब्जे में लेने में, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने में, अपोजिशन को लताड़ने में और मीडिया को लताड़ने में लग गई। ये बात आपकी दुरुस्त है कि लॉन्ग टर्म में तो एक सियासी हल ही निकालना है ना, लेकिन फिर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जब 5 पुलिस वाले शहीद हों, जब ASI की बेटी दूसरे अफसरों से ये पूछे कि क्या मेरा वालिद वापस आ सकता है, जब आप ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि कलशिनकोफ लेके वो अंदर आ गए हैं, इंडिया से उनको सपोर्ट हासिल है, फिर क्या करे हुकूमत और रियासत? फिर भी सियासी डायलॉग के जरिए ही मामला हल होगा, और अगर होगा सियासी डायलॉग के जरिए तो फिर ये सवाल तो उठेंगे कि हुकूमत की रिट कहां गई, पुलिस का मोराल कहां गया कि आप उनके लोगों को, उनके अफसरों को शहीद करते हैं और फिर आप कहते हैं कि सियासी हल निकालें। आज कौन जवाब देगा उन 5 पुलिस वालों की फैमिलीज को कि क्या हुआ उनके वालिदैन के साथ, उनके वालिद के साथ, जो कि गए थे वहां पे मामलात को सुलझाने के लिए, पाकिस्तान के लिए वहां पे खड़े हुए थे? क्या जवाब देंगे उनको फिर? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी साहब। देखें, पहली बात तो ये ना कि वो उस वक्त भी ये पुलिस को डिमोरलाइज करने का अमल कब से शुरू हुआ है? ये मॉडल टाउन से शुरू हुआ है। आपने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में भी पुलिस को कुर्बानी का बकरा बना दिया। फिर उसके बाद TLP के पिछले मुजाहरों में भी आपने खुद उस वक़्त ऑर्डर भी एक्शन का एहसन इकबाल ने दिया था, फिर वापस भी उन्होंने ले लिया। उसमें पुलिस के साथ जो कुछ हुआ उसका हुकूमत ने फिर कोई पूछा भी नहीं। फिर इमरान खान साहब के धरनों में वो खुद ये ऐलान करते थे कि मैं पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 2 साल गुजर गए। यहाँ इस्लामाबाद से ताहिर दावड़ जो पुलिस के SP थे, उनको उठाया गया और फिर अफगानिस्तान से उनकी लाश बरामद हुई। इस हुकूमत के वजीरों ने असम्बली के फ्लोर पे क्या कुछ नहीं कहा। फिर अभी भी न उस वक़्त जो मुआहदे हुए उसमें फिर पुलिस की कंपनसेशन का या उनके बच्चों का या उनके कत्ल का जवाब देने का कुछ नहीं था। और आज भी उन्होंने जो मुआहदे किए हैं तो वो सवाल आपकी बिल्कुल जायज़ है, फिर वो पुलिस आपके लिए क्यों लड़े? लेकिन ये जो एक दिन एक एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है, मसलन 2 दिन पहले तक हमें ये हुकूमत बता रही थी, हम उस पर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे कि जी ये तो इंडियन एजेंट है और इनको तो फलां है और इनको तो फलां है। और चंद साल पहले हमें यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मेरा भी जी चाहता है कि मैं उनके धरने में बैठ जाऊं। आज दूसरे दिन आप उनको कलदम भी नहीं रहने देंगे। तो ये जो अफरात और तफरीत अगर आप नहीं करेंगे तो न ये नौबत आएगी उनके धरनों की, न पुलिस के मरने की नौबत आएगी और ना इसी तरह रियासत की कमजोरी की नौबत आएगी। फात साहब, क्या मैसेज हम दे रहे हैं फिर पाकिस्तान की अवाम को, दुनिया भर को, कि एक तंजीम को आपने पहले कलअदम डिक्लेयर किया, आपने कहा कि वहां पे लोग क्लशिनकोफ लेकर आए जो कि स्ट्रेट फायर कर रहे हैं पुलिस पे, 5 पुलिस वाले इस वाकये में शहीद हुए, इससे पहले जब ये आए थे तो उस वक्त 6-7 पुलिस वाले शहीद हुए थे, सैकड़ों जख्मी हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया और ये सब हुकूमत की जानिब से हुआ। और फिर जैसे कि साफी साहब ने कहा कि वजीर खारजा खुद बैठ के वहां पर कहते हैं कि हमने इनके साथ मामला तय कर लिए हैं और सब कुछ अब ठीक हो गया है और अब ये बातें चल रही हैं कि उनके ऊपर से बैन भी हटा दिया जाएगा। शहजाद, मैसेज आप ये दे रहे हैं कि हुकूमत के पास वो अहलियत नहीं है कि वो इस तरह के चैलेंज को अबूर कर पाए। हुकूमत कंफ्यूज्ड है, हुकूमत के पास उस तरह की जो है वो
यानी उसके पास वो मॉरल करेज नहीं है कि वो इकदाम उठा पाए जिसके नतीजे में इस मामले को जो है वो सही तरीके से निपटा जा सके। पहली बात। दूसरा, देखिए ये भी बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर हुकूमत से किसी ने निगोशिएट करना है तो वो डंडे के जोर पर होगा। जो पुरअमन निगोशिएट करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको रियासत कुचल कर रख देगी। ये दूसरा मैसेज जा रहा है। और तीसरा मैसेज मेरे ख्याल में ये जा रहा है कि जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान में उस तरह के ग्रुप्स का जो पुरतशद्दुद वाक़यात करने की अहलियत और कुव्वत रखते हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान से वो काम भी करवा सकते हैं जो कोई आम लोग नहीं करवा सकते। हुकूमत पाकिस्तान जब भी, रियासत पाकिस्तान जब भी सरेंडर करती है शहजाद, तो वो तमाम तर अपने शहरियों को और दीगर जो ममालिक हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको यही मैसेज दे रही है कि वो कमजोर है, उसके पास मॉरल अथॉरिटी की कमी है और वो जो है वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप्स के सामने जो है खड़ा होने की अहलियत नहीं रखते। सलीम साहब, फात साहब, एक और क्लिप मैं सुनवाना चाह रहा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, उन्होंने मीडिया के हवाले से आज बात की है, जरा सुन लीजिए, इसके बाद इस पर बात करूंगा मैं आपसे। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि एक दो दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा और मनफी खोद कुरैद पढ़ने की बजाय मुस्बत पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कीजिएगा। जी फात साहब, मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि जो मुस्बत पहलू है उसको उजागर करें, मनफी पहलू पे बात ना करें। ये मीडिया ही आखिर में सबको मिलता है पंचिंग बैग के तौर पे, चाहे हुकूमत हो, चाहे सियासी लीडर हो, चाहे मजहबी रहनुमा हो। मीडिया का क्या कसूर है? क्या 6 मरतबा अगर ये सड़कों पे निकले हैं मीडिया के इश्तियाल दिलाने की वजह से निकले हैं? क्या पुलिस वाले अगर शहीद हो रहे हैं आज वो मीडिया की वजह से हो रहे हैं? बेहतर नहीं होता कि यहां पे अगर किसी से मुखातिब होना था या गुजारिश करनी थी तो उन लोगों से की जाती जो कि ये दावा करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे ये कहा जाता कि आप इश्तियाल का रास्ता ना अपनाएं, आप तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। यहां पे भी मीडिया कसूरवार है। ये एक अजीब सी मंतक है शहजाद। देखिए मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई है, क्योंकि ये बारहा हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो जो भी शख्स हुकूमत को की नुमाइंदगी कर रहा होता है वो ये समझता है कि वो जो मर्जी कर लें, जिस तरह के मर्जी फैसले कर लें, जितनी कमजोर जो है वो पॉलिसीज बना लें, जितनी उनके मामलात में कोताही हो, इसकी बजाय कि मीडिया जो है वो उस पर तनकीद करे। वो ये चाहते हैं कि मीडिया तालियां बजाए उनके गले में हार डाले और उनको को मेडल दे। यानी ये और ऊपर से आप देखिए कि यानी ये बात वो क्या कर रहे हैं। या तो ये है कि भाई आप बताओ कि आपने वो जो एग्रीमेंट किया है वो क्या है, और उसके बाद आप ये फैसला, मीडिया फैसला करे कि उस पर इनको शाबाश देनी है या उन पर कोई तनकीद करनी है। उनमें हुकूमत में इतनी तो हिम्मत हो नहीं रही कि वो जो मुंदरजात हैं वो पब्लिक के सामने रखें, वो छुपा रहे हैं और तवक्को ये कर रहे हैं कि मीडिया उनके लिए तालियां बजाए और उनको शाबाश दे। और दूसरा शहजाद ये भी नोट कीजिए कि आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमको सवाल नहीं लेंगे। मुझे बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है? यानी अगर उन्होंने को बयान ही देना है तो अपने दफ्तर में बैठे, सरकारी टीवी को बुलाएं और वो बयान दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि अवाम के बिहाफ पर सहाफी जो है वो उनसे सवाल पूछें, उनसे वजाहत करवाएं और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस पर तनकीद करें। लेकिन ये हमारे यहाँ एक अजीब सी आदत बन गई लोगों की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी, PID में बुलानी और कहना कि हम सवाल न लें। बहुत ही दुख हुआ मुझे। साफी साहब, बड़ा एहतराम है मुफ्ती मुनीब साहब का, लेकिन मीडिया के ऊपर सारा कुछ डाल देना कि आप मनफी बात नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। जब 6-7 मरतबा धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, क्या मीडिया के इश्तियाल दिलाने पे हुए? अगर शहर मफलूज हैं, तमाम लोग मैसूर होकर रह गए हैं, GT रोड पे जितने शहर है वो बंद पड़े, कारोबार ठपे, मईशत का नुकसान हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मीडिया में कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं? या उन लोगों को कंडेम करना चाहिए जो कि हथियार अपने हाथ में ले रहे हैं, असला अपने हाथ में ले रहे हैं, और किस इशू पर ले रहे हैं उस पर भी हम सब वाकिफ हैं? देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए मेरे दिल में भी बहुत एहतराम है। आलिम दीन हैं, बहुत सलीके से बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन उनकी इत्ला के लिए अर्ज़ भी है और वो ख़ुद जानते भी हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक मीडिया पर्सन भी हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए वो आते हैं, अखबार में भी रेगुलरली लिखते हैं, तो वो मीडिया का हिस्सा ख़ुद भी हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह
मीडिया के पास इश्यूज़ की कोई कमी नहीं होती। रोज़ाना हमारा कभी एक दिन भी ये मसला नहीं रहा है कि इशू नहीं है, बल्कि हमें इतने इश्यूज़ होते हैं कि उसमें सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। और फिर माशाल्लाह जब तक ये मस्खरा टाइप हुकूमत है तो हमें कोई इश्यूज़ और अपनी दुकान चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। हाँ, ये मसला एक है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे लोगों की अहमियत उस वक़्त बढ़ जाती है या उनकी दुकान उस वक़्त गर्म हो जाती है जब इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं। मुफ्ती साहब ने आप देखिए जिन जिन वज़ीरों पे वो किसी वजह से गुस्सा थे, रोयत हिलाल की वजह से, बाकी उसकी वजह से, उन्होंने उनमें पिक एंड चूज़ किया कि ये वज़ीर होना चाहिए, ये वज़ीर नहीं होना। लेकिन बदकिस्मती यही है कि ब्लंडर्स हुकूमत कर लेती है। अब मीडिया ने ये नैरेटिव नहीं दिया था, मीडिया ने कलअदम करार नहीं दिया था, इसी हुकूमत ने कलअदम करार दिया था। फिर कल इंडियन एजेंट का ताना वो हुकूमत ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। आज मुआहिदा उसके साथ हुकूमत ने कर लिया, लेकिन अपने ब्लंडर्स के लिए ये एक आसान पंचिंग बैग लोगों को मिल गया कि जी मीडिया ने ये कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी और फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।